नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है सकुशल होंगे और आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास की हमारी कक्षाएं चल रही हैं जिसमें हम मोहम्मद बिन तुगलक तक के इतिहास का अध्ययन कर चुके हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखा जाए तो अभी हमारे 3 वीडियोस बचे हैं। आज ये वाला जो वीडियो आ रहा है जिसमें हम फिरोज शाह तुगलक का अध्ययन कर रहे हैं, अगला वीडियो जो होगा उसमें हम सैयद वंश और लोधी वंश को एक साथ पढ़ लेंगे और उसके बाद एक वीडियो हम दिल्ली सल्तनत की, मतलब मेरी कोशिश रहेगी एक वीडियो में कवर हो जाए, अदरवाइज 2 वीडियो भी लग सकते हैं जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का अध्ययन करेंगे। क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां प्रशासन से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें मैं प्रशासन, स्थापत्य कला, वैसे स्थापत्य कला मैं साथ साथ पढ़ाता रहा हूं, कुछ चित्रकला और जो भी उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसे हम वहां पर उन वीडियोस में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इसके साथ हमारी दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगी। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की कक्षाएं आएंगी, पर उसे हम जैसे दिल्ली सल्तनत हम मानते हैं कि समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम फिर बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और सूफी और भक्ति आंदोलन की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम मुगल्स पर जाएंगे। ये क्लासेस थ्योरी की साथ साथ चलती रहेंगी। इसी के साथ मैं आपको कम से कम 250 से 300 प्रश्न दिल्ली सल्तनत पर सॉल्व कराऊंगा, जो कि फर्स्ट स्टेज के प्रश्न होंगे, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें स्टेटमेंट वाले प्रश्नों को कवर नहीं किया जाएगा। स्टेटमेंट वाले कवर जो प्रश्न है उन्हें हम फिर सेकंड स्टेज में कवर करेंगे, क्योंकि हर चीज हमें पढ़नी है। उसके साथ हमारा जो है दिल्ली सल्तनत पूरी तरह समाप्त होगा, लेकिन प्रश्नों की सीरीज अलग से चलती रहेगी। क्लासेस हमारी इसी प्रकार चलती रहेंगी। आप लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस भी प्रारंभ होने जा रही है। इसके पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास की क्लासेस मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं, आपके चैनल पर अपलोड करना अब उन्हें बाकी है, तो वो क्लासेस भी आपको आज से मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सेशन को मैं प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले मैं अपने गुरु को आज के दिन धन्यवाद कहना चाहता हूं। अपने उन सभी शिक्षक को, उन सभी टीचर्स को धन्यवाद कहना चाहता हूं, उन्हें हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहता हूं, जिनकी वजह से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं इस ज्ञान का प्रसार आप लोगों तक कर पा रहा हूं। उसके बाद जो है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब आ चुके हैं पहले, बार बार अध्ययन कर रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब करा नहीं है, या फिर चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए। चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और हम अध्ययन शुरू करते हैं फिरोज शाह तुगलक का। तो जैसे कि आपने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल विवादों से भरा रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई योजनाएं चलाई और उसकी सारी योजनाएं असफल होती चली गईं, जिसका असर पड़ रहा है शाही खजाने पर और उसके खुद के साम्राज्य पर। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य इतना विशाल था कि वह 23 प्रांतों में बटा हुआ था। बावजूद उसके सर्वाधिक विद्रोह भी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुए हैं, 22 विद्रोह। ऐसा कोई विद्रोह हुआ नहीं जो हमें अध्ययन करना पड़े, जैसे कि हमने इससे पूर्व के विद्रोह अध्ययन किए थे। ऐसा कोई खास विद्रोह नहीं है जिसका हम कोई नाम दे सके, लेकिन छोटे छोटे बड़े हर तरह के विद्रोह मिला लिए जाए तो 22 विद्रोह थे। मोहम्मद बिन तुगलक को खुद ये कहना पड़ा कि मेरे साम्राज्य की हालत ऐसी हो गई है कि मैं एक स्थान का विद्रोह दबाने जाता हूं तो दूसरे स्थान पर विद्रोह हो जाता है। ऐसी स्थिति में शाही खजाने को रिक्त हालत में छोड़ करके 1351 ईस्वी में सिंध के थट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई है और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक बना है उसी का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। एक लंबा समय बिताया है फिरोज शाह तुगलक ने, 1351 से लेकर के 1388 तक। अच्छा खासा शासक है, जितना स्टडी के हिसाब से, मैं बात नहीं कर रहा कि बड़े शासन के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से जो हमें पढ़ने का मैटर है, मुझे लगता है कि फिरोज शाह तुगलक में ही सर्वाधिक है दिल्ली सल्तनत में। कई प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं, तो हमें वो सभी एक एक करके देखने हैं कि क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले बात करें नाम की, तो इसका मूल नाम क्या है?
तो मूल नाम है इसका कमालुद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जौना खां। बलबन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन। तो इसी प्रकार आप मुझे बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या है? मैंने शायद नोट भी नहीं कराया है, तो चलिए करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्नों में आ जाएगा। कुछ थोड़ा बहुत वैसे छूटा नहीं है, अगर कोई 1-8% कोई चीज छूट भी गई है तो वो मैं प्रश्नों में कवर जरूर कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो फिरोज शाह तुगलक का मूल नाम है कमालुद्दीन। यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2 बार राज्याभिषेक। दिल्ली सल्तनत में हमने इतने सारे सुल्तान पढ़े, यदि हम एक एक देखें कि किस किस को हमने पढ़ा, तो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा, हमने आराम शाह को देखा, उसके बाद हमने इल्तुतमिश को देखा, फिर रुकनुद्दीन फिरोज को देखा, रजिया सुल्ताना को देखा, रजिया सुल्ताना के बाद बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद, क्यूमाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, और मुबारक शाह खिलजी के बाद खुसरव शाह को देखा। खुसरव शाह के बाद हमने गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और तुगलक वंश के जो मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के उपरांत फिरोज शाह तुगलक। इतने शासकों से होते हुए हमारी यात्रा पहुंची। दोस्तों ये शासकों के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्रम से लगाने को, पहले कौन बना, इस तरीके से लगाने को शासक आ जाया करते हैं, तो आपको ये याद करने हैं दोस्तों, ठीक है। तो इतने सारे शासकों में ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। एक तो कहां, जहां मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई है, यानी सिंध के ठट्टा में ही इसका राज्याभिषेक कर दिया गया है 1351 ईस्वी में। और जब ये दिल्ली पहुंचा है अगस्त 1351 में, तो दिल्ली में भी इसका राज्याभिषेक हुआ है। देखिए पहले की फ्लाइट्स नहीं हुआ करती थी कि 2 घंटे में 1 घंटे में पहुंच गए, समय लगता था। तो सिंध के ठट्टा में बैठा हुआ है ये मार्च 1351 में, वहां पर इसने अपना राज्याभिषेक करा लिया। काम काज करा करके लौटते लौटते दिल्ली पहुंचते पहुंचते अगस्त आ गई है, और दिल्ली के राज सिंहासन पर अगस्त 1351 में इसने अपना राज्याभिषेक कराया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये बात। इससे पहले किसी भी सुल्तान का 2 बार राज्याभिषेक नहीं हुआ। इस प्रकार 2 ही प्रश्न बनते हैं। एक तो दिल्ली सल्तनत में 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ है, तो फिरोज शाह तुगलक का। और मुगल वंश के शासकों में 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ है, तो औरंगजेब का। वहां पर पहले औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक कराया, फिर उत्तराधिकार के संघर्ष में जीतने के उपरांत पुनः अपना राज्याभिषेक कराया। वो सभी चर्चा करेंगे हम पूरे विस्तार से मुगल वंश के समय। तो अभी आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। फिरोज शाह तुगलक के विषय में जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है, तो फिरोज शाह तुगलक के विषय में यदि बात करें जानकारी की, तो बरनी की पुस्तक है, बरनी की पुस्तक का नाम है तारीखे फिरोज शाही। बरनी ने एक पुस्तक लिखी है तारीखे फिरोज शाही। इस पुस्तक में इसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा गया है। बरनी की पुस्तक है तारीखे फिरोज शाही, और इस पुस्तक में इसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा गया है। देखिए जब भी कोई पुस्तक लिखता है तो अपने शासक की तारीफ जरूर करता है। तो इसी प्रकार से तबकाते नासिरी नाम की आपने एक पुस्तक देखी थी, जिस पुस्तक की रचना करी थी मिनहाज सिराज ने, और उसने उस पुस्तक को नासिरुद्दीन महमूद के समय में लिखा था। तो नासिरुद्दीन महमूद को उसने दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा था। बरनी अपनी पुस्तक की रचना किसके काल में कर रहा है, फिरोज शाह तुगलक के काल में, तारीखे फिरोज शाही। और तारीखे फिरोज शाही में वह अपने आप को, मतलब फिरोज शाह तुगलक को, दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहता है। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो तारीखे फिरोज शाही से ही मिलती है। तारीखे फिरोज शाही नाम की 2 पुस्तकें नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक नहीं है, ये 2 पुस्तकें। तारीखे फिरोज शाही, इस पुस्तक के रचयिता शमशे सिराज अफीक भी हैं। शमशे सिराज अफीक।
तो अगर आपको पूछ लिया जाए तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है और ऑप्शन में आप बरनी ढूंढते रह गए, आपने कहा कि यार ये क्वेश्चन तो गलत छपा है, तो देख लीजिएगा कहीं उसमें शमशेर सिराज अफीक तो नहीं है। इसके अलावा और किससे जानकारी मिलती है, तो मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मकथा, फिरोज शाह तुगलक की, कई बार दोस्तों एक के बाद एक चैप्टर आते हैं तो थोड़ा नाम में कंफ्यूज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, यानी इसने स्वयं लिखी है और उसका नाम है फुतुवात-ए फिरोज शाही। फुतुवात-ए फिरोज शाही आगे नोट कराया है वैसे मैंने, फुतुवात-ए फिरोज शाही। अच्छा, इससे पूर्व किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? क्या किसी ने लिखी थी? किसी ने भी नहीं लिखी थी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? किसी ने नहीं लिखी। मुगल वंश में बाबर लिखेगा, जहांगीर लिखेगा, लेकिन दिल्ली सल्तनत की किसी भी सुल्तान ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी है। तो ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, फुतुवात फिरोज शाही। तो इसकी जानकारी किन किन पुस्तकों से मिलती है? तो तारीख फिरोज शाही जो बरनी ने लिखी है, शमशेर सिराज अफीक के द्वारा लिखी गई तारीख फिरोज शाही से, और फुतुवात फिरोज शाही जो इसने स्वयं ने लिखी है। बरनी की पुस्तक तारीख फिरोज शाही में इसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा गया है। 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ है, मार्च 1351 ठट्टा में और अगस्त 1351 दिल्ली। हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन, ये इन दोनों को आप देख चुके हैं। एल्फिंस्टन महोदय आपको याद आ रहे हैं जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में कहा था इनके अंदर पागलपन के अवशेष शेष थे। एलियट और डाउसन के विषय में मैंने आपको पढ़ाया था कि इन्होंने जो है ताजुल मासिर का अनुवाद किया था इंग्लिश में। तो ये सभी इतिहासकार आप बार बार पढ़ेंगे। तो एलियट और डाउसन नाम के 2 इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर कहा है। क्या कहा है? तो इन्होंने सल्तनत कालीन अकबर कहा है। देखिए, मैं ये जो एलियट महोदय हैं इन्हें इडियट कहता हूं। सल्तनत कालीन अकबर कह रहे हैं फिरोज शाह तुगलक को। अकबर कैसा भी हो, अच्छा बुरा ये विवाद का प्रश्न है, पर वह धर्मांध नहीं था, ये इस बात में कोई शक नहीं है। सभी धर्मों को एक दृष्टि से देखता था, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक एक धर्मांध व्यक्ति है। मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक रूप से सहिष्णु था, जितना अधिक उससे कहीं ज्यादा अधिक फिरोज शाह तुगलक धर्म के नाम पर अंधा है, धर्मांध है। तो इसे आप अकबर कैसे कह रहे हो? पर हो सकता है कि उसने बहुत से अच्छे काम किए थे अपने धर्म की जनता के लिए, मुस्लिम धर्म की जनता के लिए। उसके सारे अच्छे काम सिर्फ मुस्लिमों के लिए होते थे। तो शायद एलियट साहब या एल्फिंस्टन साहब ने उसके अच्छे काम पढ़ लिए होंगे कि अच्छा इतने सारे अच्छे काम करे हैं, पर वो इस तथ्य को पढ़ना भूल गए होंगे कि ये सारे अच्छे काम उसने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जनता के लिए किए थे। इसलिए उन्हें लगा होगा कि ये सल्तनत कालीन अकबर है। जो भी है, हमारे लिए जो है फैक्ट बन जाता है कि सल्तनत कालीन अकबर फिरोज शाह तुगलक को किसने कहा था? तो हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने कहा था। दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान जिसने शरीयत को पूर्ण रूप से लागू किया, दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान जिसने शरीयत को पूर्ण रूप से लागू किया। देखिए, बहुत से शासक रहे हैं जो इस्लामिक कानूनों के अनुसार अपना शासन चलाते थे, शरीयत के अनुसार अपना कानून चलाते थे। बहुत से शासक ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने शरीयत के अकॉर्डिंग अपना शासन नहीं चलाया, उलेमा वर्ग का हस्तक्षेप राजनीति में रोक दिया, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन किसी भी शासक ने ऐसा नहीं है कि एज इट इज शरीयत को लागू कर दिया हो। अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग अवश्य किया और इस्लामिक कानूनों की जो अत्यधिक बुराई थी उसको उन्होंने लागू नहीं किया। पर ये यार धर्मांध शासक है, धर्म के नाम पर अंधा है। इसने कहा कि नहीं, इस्लामिक कानून है शरीयत, तो साम्राज्य तो इस्लामिक कानूनों के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो शरीयत को पूर्ण रूप से लागू कर दिया। आप देखिए, शासन व्यवस्था पलट रही है पूरी तरीके से। मोहम्मद बिन तुगलक उलेमा वर्ग का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर रहा है राजनीति में, और यहां पूरी तरीके से ये अपना शासन उलेमा वर्ग के हाथ में दे रहा है, क्योंकि शरीयत से चलेगा। शरीयत से चलेगा का मतलब समझ रहे हैं? जब भी कोई समस्या आएगी तो उलेमाओं से पूछा जाएगा, बताओ भाई इस्लामिक कानून क्या कहता है।
मंत्री परिषद से सलाह लेने की बजाय सलाह किससे ली जाएगी? उलेमा से। कोई भी काम करना है सलाह किससे होगी? उलेमा से। क्यों? क्योंकि काम शरीयत के अकॉर्डिंग करना है, इस्लामिक कानून के अकॉर्डिंग करना है, और इस्लामिक कानूनों के जानकार कौन? उलेमा वर्ग। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उलेमा वर्ग का राजनीति से हस्तक्षेप समाप्त हो गया। फिरोज शाह तुगलक के समय में उलेमा वर्ग का राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ गया। आरसी मजूमदार ने कहा है फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे धर्मांध शासक है, सबसे धर्मांध। इससे ज्यादा धर्मांध शासक कोई नहीं मिला। देखिए दिल्ली सल्तनत में यदि बात करें धर्मांध शासकों की, धर्म के नाम पे अंधे शासकों की, तो दो नाम आपके सामने आते हैं। एक आता है फिरोज शाह तुगलक और एक नाम आएगा आगे आप देखेंगे सिकंदर लोदी का। पर सिकंदर लोदी को बहुत पीछे छोड़ दिएगा फिरोज शाह तुगलक। यदि धर्मांध लोगों की लिस्ट बनाई जाए और वो काम ढूंढे जाए कि इन्हें धर्मांध क्यों कहते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक सबसे ज्यादा धर्मांध व्यक्ति है। और ये बात कौन कहता है? ये बात कहते हैं आरसी मजूमदार। तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा। जितने भी स्टेटमेंट्स हैं दोस्तों, मैं तो कहूंगा कि एक जो है A4 शीट के 2 पन्ने ले लीजिए, 2-3 पन्ने, और सारे स्टेटमेंट एक साथ लिख लीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, क्यों इसे धर्मांध कहा गया, क्यों इसे सल्तनतकालीन अकबर कहा गया, ये सभी बात पढ़ने के लिए हमें फिरोज शाह तुगलक के कार्य देखने होंगे। देखिए फिरोज शाह तुगलक का आपको युद्ध नहीं पढ़ेंगे। इसने एक उड़ीसा पर यह आक्रमण किया था और अंतिम आक्रमण इसका जो है सिंध थट्टा के पे था, सिंध पर था, मतलब लेकिन इसके आक्रमण कहीं भी पूछे नहीं जाते हैं, कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आक्रमणों के लिए नहीं जाना जाता था, ये अपने कार्य के लिए जाना जाता था। इसने साम्राज्य का कोई विस्तार नहीं करा है, ठीक है। तो इसके ये जो कार्य है ना, यही आपको पढ़ने हैं। कई सारे कार्य हैं, क्या क्या कार्य हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये शासक बना है, और शासक बनते ही इसने जो पहला काम किया है ना, वो किया है दोस्तों ऋण पंजिकाओं को नष्ट करने का काम। ऋण पंजिकाओं का मतलब जब भी सल्तनत की तरफ से, जब भी साम्राज्य की तरफ से किसी को कोई ऋण दिया जाता तो एक ऋण पत्र, एक रसीद बना ली जाती थी, और जब वो ऋण चुकाता था, जैसे पासबुक समझ लीजिए आप एक प्रकार की, कि भाई आपने जो है 50,000 रुपए का लोन लिया है, ले जाइए, अब रसीद है, जब भी आप कोई चुकाएंगे तो ब्याज और वो सब कैलकुलेट करके उस रसीद में लिख दिया जाया करेगा मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ में। तो इसको कहते हैं ऋण पंजिकाएं। तो फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि जनता पर जो भारित कर है मोहम्मद बिन तुगलक के समय का, वो कर मैं माफ कर रहा हूं। और सिर्फ अभी माफ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि मैंने आज कर माफ कर दिया और 10 साल बाद मेरी कर लेने की इच्छा हुई तो मैं ऋण पंजिकाओं में देख करके दोबारा से इस कर को भारित कर दूं। मैं सबूत ही मिटा दूंगा, इस ऋण के ऋण पंजिकाओं को ही नष्ट कर दूंगा, यानी भविष्य में भी आपसे कोई ऋण वापसी नहीं लेगा। तो ये जो है इसका पहला काम था। बार बार नहीं बोलूंगा, इसके जितने भी काम हैं वो सिर्फ मुस्लिम जनताओं के लिए, यानी उसने हिंदू जनताओं की ऋण पंजिकाएं नष्ट नहीं करी हैं, ये बात आप मान लीजिए, कहीं कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों करी है उसने ये ऋण पंजिकाएं नष्ट? तो ध्यान रखिएगा, इन ऋण पंजिकाओं को नष्ट कराने का कार्य उसने अपने वजीर मलिक ए मकबूल की सलाह पर किया है। किसकी सलाह पर किया है? तो वजीर मलिक ए मकबूल। पूछा जाता है फिरोज शाह तुगलक का वजीर कौन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसी की सलाह पर इसने ऋण पंजिकाओं को नष्ट कराने का कार्य किया। इसने कहा कि साहब फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आपका खजाना लगभग खाली हो गया था, आज बहुत सारा ऋण आपने प्रजा को बांटा, ये प्रजा इस ऋण को चुकाने वाली नहीं है, ये बात आप मान लीजिए। तो क्यों ना इन ऋण पंजिकाओं को नष्ट कर दिया जाए, कुछ आर्थिक सुधार लागू किए जाए, जनता की स्थिति में कुछ संतुलन लाया जाए, जनता आपसे प्रसन्न हो जाएगी और जनता प्रसन्नता के साथ करेगी तो काम करेगी तो व्यापार में वृद्धि होगी, खजाना धीरे धीरे बढ़ेगा। और इसकी ये योजना सफल भी हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस ऋण पंजिकाओं को नष्ट करने से शाही खजाने पर बोझ नहीं पड़ा है, बल्कि शाही खजाना धीरे धीरे पुनः भरने लग गया है। क्यों? क्योंकि जनता ने जोश खरोश के साथ में अपने व्यापार को, अपने कार्यों को वृद्धि दी है, और राजस्व की सहायता से, कर की सहायता से शाही खजाना पुनः भरने लग गया है।
तो ये ऋण पंजिकाओं को जो नष्ट करने की सलाह दी है वो किसने दी है दोस्तों? वो दी है मलिक-ए मकबूल ने। मलिक-ए मकबूल के बारे में आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। मलिक-ए मकबूल को अपने आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है। ये फिरोज शाह तुगलक का वजीर है जिसे आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है। यह तेलंगाना का ब्राह्मण था, मूल रूप से ये ब्राह्मण था। इसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इसका ओरिजिनल नाम क्या था? जब ये ब्राह्मण था तो इसका ओरिजिनल नाम क्या था? कुकुनू। फिरोज शाह तुगलक ने इसे खाने जहां की उपाधि दी थी। तो हमारे लिए जो दो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो यही ज्यादा बनते हैं कि इसका नाम क्या था? वजीर का नाम मलिक-ए मकबूल, उपाधि क्या थी? खाने जहां। बाकी स्टेटमेंट में ये आ सकते हैं तेलंगाना का ब्राह्मण था जिसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इसका मूल नाम क्या है? तुगलक। तो इसका पहला काम क्या था? मूल नाम क्या है? कुकुनू। तो फिरोज शाह तुगलक का पहला कार्य क्या था? ऋण पंजिकाओं को नष्ट करना। दूसरा कार्य इसने क्या किया कि जितने प्रकार के कर थे, लगभग 24 प्रकार के कर उस समय चलते थे, उन सभी करों को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि इस्लामिक कानून शरीयत केवल और केवल 4 करों की ही परमिशन देता है। तो वही 4 कर, ये अपना कानून इस्लामिक कानून के अकॉर्डिंग चला रहा है, अब शरीयत के अकॉर्डिंग अपना प्रशासन चला रहा है। तो इसने वही 4 कर लगा करके रखे। वो 4 कर कौन कौन से हैं दोस्तों? तो जजिया, जकात, खम्स और खराज। जजिया, जकात, खम्स और खराज क्या होते हैं ये हम प्रशासन के समय में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना विस्तार से यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फिरोज शाह तुगलक में पहले ही बहुत सारा मैटर है। तो जजिया, जकात, खम्स और खराज बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं दोस्तों क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्लो चल रहा हूं आज मैं थोड़ा सा क्योंकि मैं चाहता हूं आपको यही याद हो जाए। तो फिरोज शाह तुगलक ने सभी प्रकार के कर हटा दिए, केवल 4 प्रकार के कर लगा करके रखे, जजिया, जकात, खम्स और खराज। तो ऋण पंजिकाओं को नष्ट किया, सभी प्रकार के कर हटा दिए, 4 कर लगा करके रखे। करों के विषय में देखा जाए तो ध्यान रखना ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया है। इससे पूर्व देखिए जजिया होता क्या है, पहले तो ये समझिए, जजिया होता है गैर मुस्लिम जनता पर लगने वाला कर। मतलब यदि आप मुस्लिम नहीं हो तो आपको अतिरिक्त कर देना होगा। ये कुछ नहीं है, ये केवल धर्म प्रचार का साधन है। यानी कि जनता जो आर्थिक बोझों से दबी हुई है उसके सामने एक ऑप्शन है इस कर से बचने का कि वह मुस्लिम धर्म में अपना स्वीकार कर लें, मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएं। या तो जजिया चुकाओ या मुसलमान बन जाओ। तो फिरोज शाह तुगलक, इससे पहले जितने भी सुल्तानों ने जजिया लगाया हिंदुओं पर, उसमें ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगाया क्योंकि वे सभी जानते थे कि ब्राह्मण को लेकर के थोड़ी सी जनता भावुक है और वो कहेगी यार हमारे पूजा करने वाले ब्राह्मणों पर जजिया लगा दिया तो थोड़ा विद्रोह करेगी। पर फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। ये थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि उसने सभी प्रकार के कर हटा दिए हैं पर फिर भी उसने एक नया कर लगाया है जिसे सिंचाई पर कर कहते हैं। इससे पहले ये कर किसी सुल्तान ने नहीं लगाया था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने सिंचाई पर कर लगाया और इस कर को हबेश शर्ब के नाम से जाना जाता है। देखिए नए कर लगाने के मामले में देखा जाए तो आपको 4 नाम मिलते हैं। एक तो घरी कर, आपसे पूछूं घरी कर किसने लगाया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। याद है ना, घरी कर, चरी कर, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दोनों कर, घरी कर और चरी कर किसने लगाए हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने। आबाबाद नामक नया कर किसने लगाया था? ये लगाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोआब क्षेत्र में, याद आ रहा है, आबाबाद। और सिंचाई पर कर किसने लगाया है? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और उस कर का नाम क्या है? हब-ए-शर्ब। हब-ए-शर्ब। और क्या किया था इसने जैसे आज आपकी नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है कि नहीं होती है, नेशनल इनकम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे हम नेशनल इनकम। तो ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने नेशनल इनकम का डाटा तैयार करवाया, राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया है। और इस कैपिटल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, इस नेशनल इनकम को, इस राज्य की आमदनी का ब्यौरा हासिल करने के लिए उसने जिस अधिकारी की नियुक्ति करी है वो अधिकारी का नाम क्या है?
ख्वाजा हिसामुद्दीन। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया? तो वह फिरोज शाह तुगलक था। इस कार्य हेतु उसने किसे नियुक्त किया? तो ख्वाजा हिसामुद्दीन को। जागीरदारी व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। जागीरदारी व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया का क्या मतलब? देखिए, पहले जागीरें दी जाती थी, नगद वेतन नहीं दिया जाता था सैनिकों को। फिर कुछ सुल्तान बीच में ऐसे आए जिन्होंने नगद वेतन दिया, कुछ ने जागीरें दी। तो मोहम्मद बिन तुगलक इससे जस्ट पहले था जो कि नगद वेतन दे रहा था सेना को। याद कीजिए, कराचिल खुरासन अभियान, खुरासान का अभियान, 1,80,000 सैनिकों की भर्ती करी और उन्हें 1 साल का अग्रिम वेतन भी दे दिया। तो नगद रूप में दे रहा है, नहीं दे रहा? कितना वेतन है? 734 टंका, 78 टंका अतिरिक्त घोड़े रखने पर। तो ये इसने नगद वेतन देने की बजाय फिर से जमीनें देना प्रारंभ कर दी, यानी जागीरदारी व्यवस्था को इसने पुनः प्रारंभ करा। पुराने ढर्रे पर जा रहा है ये धीरे धीरे। सैनिकों का पद वंशानुगत कर दिया। याद कीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया, पर इसने पुनः वंशानुगत कर दिया, यानी सेनापति का बेटा ही सेनापति बनेगा, चाहे उसे तलवार उठाना ना आती हो, क्योंकि योग्यता आधार नहीं है, रक्त ही आधार है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक से इतर इसने योग्यता की अपेक्षा रक्त को अधिक महत्व दिया। तो ये गलत कदम था उसका, सैनिकों का पद वंशानुगत करना। अब सपोज कर लीजिए, आज डिफेंस मिनिस्ट्री में यदि हमारी सेना में ये कह दिया जाए कि जो सैनिक हैं उन्हीं के बच्चे सैनिक बनेंगे, तो क्या उतनी मेहनत करेंगे सैनिक? क्यों? पता है हमारे पापा कर्नल है तो हमें तो कर्नल बना ही दिया जाएगा, हैं? फिर क्यों एनडीए में जाना, क्यों नीचे से घिसना, ट्रेनिंग करना, ये करना वो करना, क्यों इतनी मेहनत करेंगे? और देश का हो जाएगा बंटाधार, पाकिस्तान चढ़ के चला आएगा भारत के ऊपर। क्यों दबदबा है भारत की आर्मी का? क्यों? क्योंकि भारत की आर्मी अपने आप में योग्य है, कड़ी ट्रेनिंग से गुजरती है, योग्य व्यक्तियों का सिलेक्शन होता है, उसके बाद उन्हें आग में तपाया जाता है। इस वजह से वो इतनी खतरनाक है कि कोई भी भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देखता। जबकि यहां फिरोज शाह तुगलक क्या कर रहा है? इन पदों को वंशानुगत कर रहा है। ठीक है, तो और क्या बहुत सारे काम है इसके दोस्तों, आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार में याद नहीं होने वाला। इतलाक प्रथा प्रारंभ कराने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन है? तो वो भी फिरोज शाह तुगलक है। देखिए, इतलाक प्रथा क्या होती है? इतलाक एक नियुक्ति पत्र होता था जिस पर सैनिकों का वेतन लिखा होता था और उसे दिखाकर सैनिक अपना वेतन प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, पहले जो वेतन देने का तरीका था वो अलग था, डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड जो है सरकार के पास में, केंद्र के पास में हुआ करते थे। लेकिन अब जो वेतन है वो एक प्रपत्र पर लिखा होता था और वह प्रपत्र सैनिकों को दे दिया जाता था। सैनिक आते थे, वो प्रपत्र दिखाते थे और अपना वेतन प्राप्त करते थे। इस इतलाक प्रथा ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, क्योंकि एक तो इस इतलाक में वेतन चेंज करा लिया करते थे, या फिर जो इतलाक में वेतन लिखा हुआ उससे अधिक वेतन दे दिया करते थे जो इन्हें पसंद करते थे। और जिन सैनिकों को ये वेतन बांटने वाले पसंद नहीं करते थे या जो रिश्वत नहीं देते थे, उन्हें कम वेतन दिया करते थे। तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और इस भ्रष्टाचार की जानकारी है फिरोज शाह तुगलक को, और फिरोज शाह तुगलक कह रहा है कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पैसा दे दो और अपना वेतन ले लो। यानी वो खुद इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। ये प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान कौन है जिसने भ्रष्टाचार को अपने साम्राज्य में पलने दिया? तो वह कौन था? तो वह फिरोज शाह तुगलक था। इतलाक प्रथा इस भ्रष्टाचार का कारण बनी। इसके अलावा खुतबे की प्रथा में इसने परिवर्तन किया। खुतबा क्या होता है? तो खुतबा प्रार्थना होती है, मुस्लिमों के द्वारा की जाती है। नमाज के बाद मस्जिद से मौलवियों द्वारा खुतबा पढ़ा जाता है और उस खुतबे में तात्कालीन सुल्तान का नाम लिया जाता है। हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़ा था। साथ ही हम आगे चल करके देखेंगे, जब सैयद वंश आएगा उसमें हम देखेंगे कि खिज्र खां भी अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाएगा। बाकी के जितने भी सुल्तान हुए उन सभी ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया है। खुतबे की प्रथा में परिवर्तन करते हुए फिरोज शाह तुगलक ने
तत्कालीन सुल्तान के साथ साथ पूर्व के सुल्तानों का नाम पढ़े जाने की प्रथा भी लागू कर दी कि अब खुतबे में मुझसे पहले जितने भी सुल्तान हुए हैं उन सभी का नाम पढ़ा जाएगा। इसका एक अपवाद है, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम खुतबे में नहीं पढ़ा गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उसे पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया, वह स्वयं को सुल्तान नहीं मानता था, तो फिर मैं उसकी इस त्याग का उसके मरने के बाद अपमान क्यों करूं? एक तो कारण ये हो सकता है, एक दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो ये मानता था कि एक दास को सुल्तान नहीं बनाया जा सकता और वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान नहीं मानता। जो भी कारण हो, उसने खुतबे में पूर्व के सुल्तानों का नाम भी पढ़वाया, पर कुतुबुद्दीन ऐबक इसका अपवाद है, उसका नाम खुतबे में शामिल नहीं किया गया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपवाद हमेशा से इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्य। ये तो जो है अभी हमने जितने कार्य देखे, इसके बाद इसने कुछ लोगों का कुछ कल्याण करा है, कुछ इसने लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं, सामाजिक कार्य किए हैं। लेकिन ये जितने भी लोक कल्याण के कार्य हैं, फिर बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जनता के लिए किए गए हैं। इन बातों को आप अपने दिमाग में रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान था जिसने कहा था, खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का कल्याण करना। यानी खजाना बहुत बड़ा कर लूं, मैं पैसा इकट्ठा कर लूं, उससे बेटर है कि मैं लोगों का कल्याण करूं। दुखी हृदय से अच्छा है खाली खजाना, यानी मेरे साम्राज्य में लोग दुखी रहें, उनसे अच्छा है कि मेरा खजाना खाली हो जाए। इसका मतलब समझ रहे हो, वो सिर्फ जनता और लोग मुसलमानों को ही मानता है। उनके विषय में कितनी बढ़िया बात कर रहा है कि खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का कल्याण करना, दुखी हृदय से अच्छा है खाली खजाना। क्या क्या कार्य किए? सबसे पहले तो उसने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने कहा कि दिल्ली की जनता को दास बना करके ले जाते हो और उन दासों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हो, जो अच्छी बात नहीं है। तो दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। और फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि अब दास बाहर जाएंगे नहीं, तो दास कहाँ रहेंगे? दास साम्राज्य में ही रहेंगे भाई, निर्यात नहीं हो रहा ना। तो फिर दास जो है, पहले ही तो होता यह था कि दास जो एक्स्ट्रा दास होते थे उनका निर्यात कर दिया जाता था, यानी वो खरीदने बेचने की वस्तु थे। पर इस निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया फिरोज शाह तुगलक ने। इसी वजह से फिरोज शाह तुगलक के काल में सर्वाधिक दास हो गए। सर्वाधिक दास जो है फिरोज शाह तुगलक के काल में हो गए। ठीक है, अब इतने सारे दास हैं तो उन्हें क्या करें? उनको काम तो देना पड़ेगा भाई, नहीं तो ये तो अगर इनको पैसा बांटने लग जाए तो शाही खजाना खाली हो जाएगा। और जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करेंगे। ये बाहर जाते थे तो अपने मालिक इनको रोटी तो देता था खाने को, लेकिन वो इनकी स्थिति में सुधार लाना चाहता है। वो चाहता है कि ये इन्हें पैसा प्राप्त हो, इन्हें कार्य प्राप्त हो। तो इन्हें नौकरी देने के लिए, इन्हें राजकीय सेवा में भर्ती करने के लिए, अब राजकीय सेवा में भर्ती करना है तो काम का प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो कार्य का प्रशिक्षण देने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक नया विभाग बनाया और इस विभाग का नाम क्या रखा गया? इस विभाग का नाम रखा गया दीवाने बंदगान। और इसका अध्यक्ष क्या कहलाता था? इसका अध्यक्ष कहलाता था आरिज़े बंदगान। क्या कहलाता था इसका अध्यक्ष? इसका अध्यक्ष कहलाता था दोस्तों आरिज़े बंदगान। चलिए आगे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा एक रोजगार दफ्तर का निर्माण करवाया गया जिसमें बेरोजगार अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसको पंजीकरण कर लीजिए, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि साहब हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई कार्य नहीं है, तो जब भी कोई आगामी भर्ती आए या जब भी साम्राज्य को आवश्यकता हो मजदूरों की, रोजगार के लिए लोगों की, तो कृपया हमें बुला लीजिएगा, हम बेरोजगार हैं। तो ऐसा पंजीकरण करवाने के लिए एक दफ्तर बनवाया है। किसने बनवाया है? तो फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार दफ्तर बनवाया है। साथ ही इसने बेरोजगारी भत्ता प्रारंभ करा है कि भाई बेरोजगार हो तो तुम्हें सरकार जो है राज्य की ओर से कुछ धन प्राप्त होगा, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन पहले करवाना पड़ेगा। तो इन सभी कार्यों के लिए उसने एक रोजगार दफ्तर खुलवाया है। साथ ही उसने एक और नया विभाग बनाया है, दीवाने खैरात।
ये एक दान विभाग है दोस्तों, जिसको भी दान की आवश्यकता होती थी, ये क्या है, दान विभाग है। जिसको भी दान की आवश्यकता होती थी वो दीवाने खैरात में जाकर के एप्लीकेशन दे सकता था। साथ ही मुस्लिम कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता भी इसी दीवाने खैरात के द्वारा प्रारंभ कराई जाती थी। यानी दीवाने बंदगान, रोजगार दफ्तर, दीवाने खैरात, ये नए विभाग बनाए हैं फिरोज शाह तुगलक ने। यही नहीं रुका, इसने एक और विभाग बनाया है जिसका नाम है दीवाने इस्तिहाक। मैं पहले ही कह चुका हूं, इस पूरे फिरोज शाह तुगलक में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ना पड़ेगा दोस्तों बहुत ज्यादा, बार बार, वरना फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपको हवा भी नहीं लगेगी ये क्वेश्चन कहां से आया है। तो दीवाने इस्तिहाक नामक एक नया विभाग बनाया। ये क्या था, ये एक पेंशन विभाग था। देखिए पेंशन विभाग का मतलब ऐसा पेंशन नहीं जैसे कि सरकारी नौकरी में होता था, पहले नौकरी कर ली उसके बाद आपको पेंशन मिलने लग जाती थी, ये वो पेंशन नहीं है। आपने नाम सुना होगा विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, तो ये उस तरीके की पेंशन है जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती थी। तो इन पेंशन का उद्देश्य क्या था, लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो पेंशन देने के लिए जो एक विभाग बनाया गया है, उस विभाग का नाम क्या है, दीवाने इस्तिहाक। किसने इस विभाग का निर्माण किया है, तो इसका निर्माण किया है किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। साथ ही इसने दारुल शफा नामक एक सरकारी खजाने की भी स्थापना करी है। कौन सा, दारुल शफा। दारुल शफा, दारुल शफा क्या है, एक खैराती अस्पताल है, एक सरकारी दवाखाना है जहां लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता था। आज के समय में यदि कोई फिरोज शाह तुगलक के विषय में कहे कि आप इसकी कंपैरिजन कीजिए, इसको उपाधि दीजिए, जैसे कि इलियट ने, एल्फिस्टन ने इसकी उपाधि दी है सल्तनत कालीन अकबर, आरसी मजूमदार इसे धर्मान शाह तक कहता है। अगर आज के टाइम में कोई इसको मैं जो है कंपैरिजन करने को बोलेगा तो लोग कहेंगे ये जो है आज का अरविंद केजरीवाल था। यानी साम्राज्य की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है, पर ये मुफ्त बांट रहा है लोगों को। दीवाने खैरात, दीवाने इस्तिहाक, दारुल शफा, रोजगार दफ्तर जैसा बेरोजगारी भत्ता, ये सभी जो है खजाने पर लगातार बोझ बन रहे हैं, पर इसने ये सभी कार्य किए हैं। तो आप पर भी ये बोझ बन गया है, आपको ये अब पढ़ने पड़ेंगे। फिरोज शाह तुगलक की स्थापत्य कला की यदि बात कर लें तो बहुत सारे नगरों का निर्माण किया। इससे पहले हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपना नगर बनाया, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बनाया, ठीक है, और जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किला राय पिथौरा करके दिल्ली का पहला शहर बनाया। एक 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 एक, एक। लेकिन ये पहला ऐसा है जिसमें 4-5 नाम हमें पढ़ने। सबसे पहले तो इसने सामाजिक निर्माण विभाग की स्थापना की, वर्तमान का पीडब्ल्यूडी समझ लीजिए इसे। तो स्थापत्य कला में जो सामाजिक रूप से जो निर्माण कार्य करना है, इसके लिए इसने एक निर्माण विभाग बनाया, सामाजिक निर्माण विभाग इसका नाम रखा गया। इसका क्योंकि इसने इतना सब कुछ बनाया है तो इसका जो मेन आर्किटेक्चर है, जो इसका मुख्य वास्तुकार है, उसका नाम आपको याद रखना होता है। देखिए शाहजहां के वास्तुकार का नाम याद रखना पड़ता है और फिरोज शाह तुगलक के वास्तुकार का भी नाम याद रखना पड़ता है। तो बात करें फिरोज शाह तुगलक के वास्तुकार कौन था, तो उसका नाम था मलिक गाजी शहना। देखिए शहर बसा रहा है शहना, मलिक गाजी शहना, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने कई शहरों का निर्माण करवाया जिनमें इंपॉर्टेंट है, एक तो है फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, ठीक है। बात करें फतेहाबाद की तो ये दिल्ली के निकट स्थित है। कौन सा, फतेहाबाद। और इस फतेहाबाद को अखनीनपुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो निम्न में से किसे अखनीनपुरी के नाम से जाना जाता है, या अखनीनपुरी की स्थापना किसने करी, तो फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद के नाम से। हरियाणा में इसने हिसार और फिरोजपुर इन दोनों की स्थापना करी। तो फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया है, हिसार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया है, फिरोजपुर भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया है। उत्तर प्रदेश में इसने फिरोजाबाद, आगरा के पास है ना फिरोजाबाद, चूड़ियां फेमस हैं फिरोजाबाद की, सुहाग नगरी कहते हैं इस फिरोजाबाद को, ये वही फिरोजाबाद है। और जौनपुर, पूर्व का शिराज जौनपुर, शर्की शासन वंश पढ़ेंगे हम इस जौनपुर का।
तो इस जौनपुर की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने करी है। किसके सम्मान में? मोहम्मद बिन तुगलक के सम्मान में। आपको ये कैसे पता लगता है? तो इसका शहर का नाम क्या है? जौनपुर। और मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जौना खां। तो जौना खां के सम्मान में ही जौनपुर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई है। ठीक है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने कुछ इमारतों की मरम्मत भी कराई है, जिसमें 3 इमारतें फेमस हैं। पहली कौन सी? कुतुब मीनार, इसके अलावा शमशी तालाब और अलाई दरवाजा। ठीक है। कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है, और कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में प्रारंभ हुआ था, और पूरा कब हुआ था? इल्तुतमिश के समय में। 4 मंजिला ये इमारत थी। फिरोज शाह तुगलक के समय में बिजली गिर गई है इस इमारत पर, और ये जो 4 मंजिला इमारत है ये नष्ट हो गई है। और जब ये नष्ट हो गई है तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका मरम्मत कार्य आरंभ करवाया है। मरम्मत कार्य क्या है? इसका आरंभ करवाया है, और इस 4थी मंजिल को तोड़ करके इसके स्थान पर 2 नई मंजिलें बना दी गई हैं। और वर्तमान में जो कुतुब मीनार है ये फिर कैसी है? ये जो है आपके सामने 5 मंजिला इमारत है। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक नहरों का विकास फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ है। देखिए 3 अलग अलग प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसके काल में नहरों का विकास हुआ, तो हमने देखा था गयासुद्दीन तुगलक। सर्वाधिक नहरों का विकास किसके समय में हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत में। पर ओवरऑल पूछ लिया जाए ना तो ध्यान रखिएगा शाहजहां के काल में सबसे ज्यादा नहरों का विकास हुआ है, शाहजहां। पर यहां पूछा दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक नहरों का विकास, तो वो फिरोज शाह तुगलक। पर अगर डायरेक्ट ऐसे पूछ ले सर्वाधिक नहरों का विकास, तो आंख बंद करके लोग फिरोज शाह तुगलक मार देंगे, क्योंकि किताब में फिरोज शाह तुगलक के विषय में तो मिल जाता है, पर ये स्टेटमेंट लिखा ही नहीं होता कि सर्वाधिक नहरों का विकास शाहजहां के काल में हुआ। तो ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया है। 2 इंपॉर्टेंट नहरें हैं, उलूग खानी नहर और राजवाही नहर। उलूग खानी, देखिए उलूग खां मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि है, उसी के नाम पर इस नहर का नाम उलूग खानी नहर रखा है। यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी यह नहर सल्तनत काल की सबसे लंबी नहर थी, और इसका निर्माण किसने करवाया है? फिरोज शाह तुगलक ने। बात करें राजवाही नहर की, तो सतलज नदी से घग्गर है, ये घाघर नहीं घग्गर, सतलज नदी से घग्गर नदी तक, मृत नदी जिसे कहते हैं, सरस्वती नदी भी कहते हैं इसे, सतलज नदी से घग्गर नदी तक 95 मील लंबी नहर, ये दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर थी। इस नहर की मरम्मत अकबर द्वारा भी करवाई गई है। तो पूछ लेता निम्न में से किस नहर की मरम्मत अकबर ने करवाई थी? तो राजवाही नहर। जबकि सल्तनत काल की सबसे लंबी नहर कौन सी थी? तो उलूग खानी नहर। भारत में नहरों का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ है? तो अभी हमने चर्चा कर ली, शाहजहां के काल में। जबकि सल्तनत काल में नहरों का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ है? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में। शाही कारखानों का निर्माण, देखिए सिर्फ निर्माण कर रहा है, कोई युद्ध नहीं कर रहा, साम्राज्य का विस्तार नहीं कर रहा, सिर्फ निर्माण कार्य देख रहे हैं या फिर सामाजिक कार्य देख रहे हैं। 36 शाही कारखानों का निर्माण करवाया है फिरोज शाह तुगलक ने, और इन कारखानों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक तो रातबी कारखाने और एक गैर रातबी कारखाने। रातबी कारखाने जहां पर नियमित कर्मचारी होते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, और गैर रातबी कारखाने जहां पर अनियमित कर्मचारी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारी होते हैं। आज काम है तो आज कर्मचारियों को बुला लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। देखिए मैंने ऐसे याद किया था, रातबी मतलब जहां जो लोग रात बिताएं, और रात कौन बिताएंगे? जो परमानेंट होंगे। बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड रात में लौट जाएंगे, गैर रातबी। तो रातबी और गैर रातबी ये कारखानों का प्रकार है। रातबी मतलब ऐसे कारखाने जहां नियमित कर्मचारी रखे जाते हैं, गैर रातबी कारखाने वे कारखाने होते हैं जहां पर अनियमित कर्मचारी रखे जाते हैं। 36 शाही कारखानों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया है। ताश घड़ियाल, ये क्या है? तो ताश घड़ियाल एक प्रकार की जल घड़ी थी जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ था। ये एक जल घड़ी है, ताश घड़ियाल। घड़ियाल समझ रहे हो ना, घड़ियाल मतलब घड़ी, ताश मतलब तालाब, ताश घड़ियाल मतलब
जल घड़ी है। फिरोज शाह तुगलक के काल में अशोक के 2 स्तंभ दिल्ली स्थानांतरित किए गए। ये तो पढ़ी रखा होगा क्वेश्चन, घटना चक्र में भी कई बार है, ल्यूसेंट में भी दिया है, मतलब हर बुक में, क्राउन में, जो भी जिन भी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं ये प्रश्न तो मिल ही जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन सा स्तंभ लेख दिल्ली लाया गया। तो एक तो टोपरा में लग रहा था, अंबाला के निकट हरियाणा में, और एक मेरठ में लगा हुआ था। इन दोनों स्तंभों को दिल्ली ले आया। इनका नाम क्या पड़ गया? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। किसके हैं ये? अशोक के। कौन लेकर के आया? फिरोज शाह तुगलक। देखिए, एक कौशाम्बी लेख के बारे में पूछा जाता है, अशोक का एक कौशाम्बी लेख जिसे अकबर ने कहां लगवा दिया था? प्रयागराज में। प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है उस पर समुद्रगुप्त की, तो अकबर के द्वारा उसे प्रयागराज में लगवाया गया। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा स्तंभ लेख और मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख इनका वर्तमान नाम हो गया। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि बर्नी की पुस्तक है तारीख फिरोज शाही, साथ ही शमशेर सिराज अफीक की पुस्तक का नाम भी तारीख फिरोज शाही है। चलिए, हमने अलग अलग जगह पे इनके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए। अब कुछ विविध में देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न और पूछे जाते हैं। तो पीर की मजार पर महिलाओं का जाना प्रतिबंधित कर दिया। देखिए, शरीयत के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो इसने कहा महिलाएं जो हैं मज़ारों पर नहीं जाएंगी। तो पीरों की मज़ार पर महिलाओं का जाना प्रतिबंधित कर दिया। 2 ही शासकों ने पीरों की मज़ार पर महिलाओं का जाना प्रतिबंधित किया है, एक तो फिरोज शाह तुगलक और एक सिकंदर लोदी। हिंदुओं के लिए फिरोज शाह तुगलक ने, शब्द तो लिखा ही नहीं, एक शब्द प्रयोग किया है, और वह शब्द कौन सा है? जिम्मी। तो जिम्मी से आपका क्या तात्पर्य है? तो जिम्मी से तात्पर्य है हिंदू जनता। देखिए, नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां बड़ा बड़ा लिख देता हूं, जिम्मी। जिम्मी से तात्पर्य है हिंदू जनता। इसके अलावा इसने 3 नए सिक्के चलाए हैं, शंशगनी, अद्दा और बिक। शंशगनी चांदी का होता था, अद्दा और बिक तांबे और चांदी की मिश्र धातु के होते थे। ये तो आपको याद रखना ही है। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखना चाहें तो शंशगनी 6 जीतल के बराबर होता था, अद्दा आधे जीतल के बराबर, बिक 1/4 जीतल के बराबर। जीतल एक तांबे का सिक्का होता था जिसकी शुरुआत किसने करी थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। जनता, टंका और जीतल। टंका चांदी का बना होता था, जीतल तांबे का बना होता था। इसके उपरांत मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अदली नाम का सिक्का चालू किया गया, चांदी का सिक्का होता था। और फिरोज शाह तुगलक ने 3 सिक्के चलाए, शंशगनी, अद्दा और बिक। इसमें शंशगनी चांदी का था, अद्दा और बिक तांबे व चांदी की मिश्र धातु का सिक्का था। ये आप याद रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का पहला सुल्तान, पहला कह लीजिए, एकमात्र कह लीजिए, जिसने फुतुहात फिरोज शाही की रचना करी है। एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा की रचना करी है, और उस आत्मकथा का नाम क्या है? फुतुहात फिरोज शाही। 3 प्रकार के सिक्के चलाए हैं, तो एग्जाम में इसके टकसाल के प्रमुख का नाम भी पूछा जाता है, करम शाह। देखिए, कर्म करोगे तो धन मिलेगा, करम शाह। सिक्के टकसाल का अधिकारी करम शाह। फिरोज शाह तुगलक क्योंकि एक धर्मान शासक था, हिंदुओं धर्म से ज्यादा इसकी कोई मतलब पट्टी नहीं थी, कोई अच्छा व्यवहार इसका था नहीं हिंदुओं के प्रति। तो इसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर और हिमाचल प्रदेश स्थित ज्वाला देवी के मंदिर को इसने क्षति पहुंचाई, और ज्वाला देवी के मंदिर में आयुर्वेदिक जानकारी से युक्त कुछ पांडुलिपियां थी, उन्हें ये अपने साथ ले गया। और वो पांडुलिपियां कहाँ गई कुछ नहीं पता, नष्ट वष्ट कर दी होंगी। फिरोज शाह तुगलक के पतन के कारण आप देख लेते हैं तो उलेमा वर्ग का शासन में हस्तक्षेप बढ़ गया, हमने देखा। सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया और अधिकारी वर्ग अधिक धनवान बन गया। क्यों? क्योंकि इतलाक प्रथा जैसी भ्रष्टाचारी प्रथाएं विद्यमान थी, और इन्हीं वजह से जनता की उपेक्षा होने लगी। जनता की उपेक्षा ये स्वयं भी करता था। जनता से कह रहा है कोई बात नहीं, दे दो अपने अधिकारियों को, थोड़ा बहुत पैसा ले लो उनसे अपनी तनख्वाह। यानी जनता का भला ना देख करके अपने अधिकारी वर्ग का भला देख रहा है ये। फिरोज शाह तुगलक के बाद कुछ सुल्तान बने हैं दोस्तों, न तो इनके नाम ही इंपॉर्टेंट है ना इनके काम इंपॉर्टेंट है, बस एक क्रम को बनाए रखने के लिए ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक के बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय बनाए, अबू बकर शाह बनाए, मोहम्मद शाह बनाए, और उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह। और तुगलक वंश का जो अंतिम शासक है वो है दोस्तों नासिरुद्दीन
महमूद 1395 से लेकर के 1414 ईस्वी तक शासन किया है। एक लंबा शासन काल है इसके पास भी, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, कमजोर शासक है। इसका साम्राज्य भी सिमटते सिमटते दिल्ली तक ही रह गया है। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक है। इसके समय में 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। तैमूर लंग ने दिल्ली को लगभग महीने भर तक लूटा है और ये व्यक्ति अपने महल में ऐसे छुप के बैठा है कि जैसे दिल्ली से इसका कोई लेना देना हो ही ना। तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक। तैमूर लंग के आक्रमण ने साम्राज्य को बहुत अधिक क्षति पहुंचाई है और इसके वजीर मलिक सरवर के द्वारा जौनपुर में शर्की वंश की स्थापना करी गई है। तो हम पढ़ेंगे, शर्की वंश भी पढ़ेंगे। तो ये अंतिम व्यक्ति था। 1414 में खिज्र खां द्वारा सैयद वंश की स्थापना कर दी गई है। इसे हम देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। पॉलिटिकल हिस्ट्री का दिल्ली सल्तनत का आखिरी वीडियो लेक्चर होगा, उसके बाद फिर हम प्रशासन को देखेंगे। यानी 1-2 वीडियोस में हमारी दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगी। दोस्तों आप देखिए, पूरा लेक्चर देख लिया आपने, चैनल को सब्सक्राइब करा ही नहीं है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। बिना लाइक करे कोई नहीं जाएगा। कम से कम आज टीचर्स डे के दिन तो मत ही जाइएगा। चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।